अपने आप को बेहतर ज़िंदगी को बनाने के लिए जी। लोग पढ़ना चाहते हैं, उसको बेहतर करना चाहते हैं। जिन लोगों को किताबों पढ़ने का शौक है, वो एकदम आइडेंटिफाई हो जाते हैं। चॉइस की बुक्स पढ़िए, लेकिन थोड़ा अपनी ज़िंदगी के आसपास दुनिया में दिलचस्पी दिखाइए। जब इंदिरा गांधी जी खुद दुकान पे पहुंच गई तो हम तो मतलब चौंक गए कि एक पीएम हाँ, आपकी शॉप पर आए हैं। हाँ, ऑथर्स जो है ना, वो पैसों के लिए नहीं लिखते। उनकी यही वो सोचते हैं हमारी कमाई है कि हमने कुछ लिखा। नहीं, देखिए, हिंदी बुक्स का रीडर हमेशा मेजॉरिटी में रहेगा। एआई जो है ना, हर फील्ड को अफेक्ट कर रहा है, खाली पब्लिशिंग को नहीं। तो सबसे पहले अगर कोई बच्चे को आप अगर चाहते हैं तो आप खुद थोड़ा बहुत किताब उठाना सीखिए। कोई मिल रहा हो, वो कह रहा नजर लग गई देहरादून को, नजर लग गई देहरादून को। लेकिन अभी भी कुछ बचा है। हाँ, बिल्कुल बहुत कुछ बचा है। बिल्कुल, बहुत कुछ बचा है। किताबों की खुशबू से महकता है जिनका सफर, लफ्जों की दुनिया में है जिनका खास असर। दशकों से कागज पर सपनों को सजाते आ रहे कुछ यूं अनगिनत कहानियों को दिया है मुकम्मल मुकद्दर। नमस्कार, लेखक और लेखनी सीरीज में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ कोई राइटर नहीं है, बल्कि एक ऐसे शख्स हैं जो कई दशकों से साहित्य और ज्ञान की दुनिया को समृद्ध कर रहे हैं। उन्होंने न जाने कितने राइटर्स के एहसासों को पन्नों पर उतारा है और लोगों के दिलों तक पहुंचाया है। हमारे साथ हैं देहरादून के जाने माने बुक सेलर और पब्लिशर उपेंद्र अरोड़ा जी। आज हम उनसे जानेंगे पब्लिशिंग इंडस्ट्री के बदलते दौर और उनके अनुभव के बारे में। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। आपका भी। आप दशकों से प्रिंटिंग के क्षेत्र में हैं। मैं सबसे पहले आपसे यही पूछना चाहूंगी कि आपकी लाइफ का ऐसा कौन सा टर्निंग पॉइंट था जिसने आपको किताबों की दुनिया से जोड़ दिया? नहीं, एक्चुअली मेरे पास चॉइस बहुत कम थी, क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर ऑलरेडी एक बुक सेलर थे फिरोजपुर कैंट में, और मेरे पिताजी ने उनको ज्वाइन किया। और वो जब मैं यहाँ पहुँचे हम देहरादून, तो फादर मेरे ऑलरेडी एक बुक शॉप यहाँ रन कर रहे थे। तो और फिर उन्होंने कहा कि एक घर का सदस्य हेल्पर शॉप में चाहिए। तो जब मैंने अपनी एजुकेशन ख़त्म करी तो मैंने उनको ज्वाइन कर लिया और उनको मैंने हेल्प करी। शौक था बचपन से पढ़ने का? हाँ, नहीं, किताबों का शौक तो शुरू से था, और इसीलिए मैं था अपने आप को आसानी से उस बुक ट्रेड में, मतलब अपने आप को ज़्यादा खुश पाया। पब्लिशिंग की बात करें तो लिखना अलग विषय है, लेकिन जब वो छपकर हमारे हाथों में आता है तो उसकी खुशी ही अलग होती है। प्रिंटिंग में देखें आप तो किस तरह का बदलाव, क्योंकि चैलेंजेस भी बहुत थे। जिस समय से आपने प्रिंटिंग शुरू की किताबों की, उस वक्त सुविधाएं बहुत कम थी। तो प्रिंटिंग के क्षेत्र में कितना बदलाव आप देखते हैं आज? नहीं, जब हमने पब्लिशिंग स्टार्ट की जी तब लेटर प्रेस हुआ करती थी, जी। और वो एक अक्षर जो था ऑफसेट प्रिंटिंग नहीं उठाते थे, जी। उसको जोड़ते थे, पहले फॉर्मेट बनाते थे, फिर बाद ऑफसेट आई, फिर उसको वो ऑफसेट करते थे। अच्छा। लेकिन अब टेक्नोलॉजी बढ़ने के बाद, कंप्यूटराइज्ड होने के बाद, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद, कि हर चीज़ जो है दुरुस्त और स्पीडी, मतलब सबसे ज्यादा चैलेंज क्या लगता था है जी? आपको? सबसे ज्यादा चैलेंज क्या लगता था उस वक्त? उस टाइम यही लगता था कि क्वालिटी मैच करनी पड़ती थी। बाहर से किताबें आती थी, हम कहते थे हमारी किताबें जो हैं बाहर से जो छप के आती हैं किताबें, उसके सामने बड़ी कमज़ोर हैं। जी तो कोशिश ये हो रही थी कि कैसे जैसे तैसे प्रोडक्शन अपनी क्वालिटी बढ़ाई जाए, और उससे हमें ये लगता था कि जब अगर अच्छी हो गई तो हमें वो मार्केट मिलेगी, हम अपनी किताबें और कंट्रीज़ में आसानी से बेच सकेंगे। जी। तो इसलिए कोशिश ये थी, और मेरे ख्याल में अब कामयाब हो गए। अब हम लोग ऐसी क्वालिटी दे रहे हैं जैसे कि बाहर से भी बेहतर। बेस्ट सेलर। हाँ, अब तो बल्कि आप मानेंगे नहीं कि बाहर की कई कंट्रीज इंडिया में आ रही हैं अपनी किताबें छापने के लिए, बिकॉज यहाँ क्वालिटी अब उनसे बेटर है और उनसे चीपर है, क्योंकि यहाँ कॉस्ट ऑफ लेबर कम होने की वजह से एक किताब की कॉस्ट यहाँ पे बहुत कम उनके आंकड़े से कम है। जी जी। आपकी बुक शॉप की हम बात करें तो 52 साल से भी ज्यादा हो गए हैं, और आपकी जो लेगेसी हम देखते हैं एक अगर पब्लिशिंग के क्षेत्र में, तो आपकी जो स्पेशलिटी रही है वो वाइल्ड लाइफ और मिलिट्री स्पेस पर रही है। तो और कौन कौन सी किताबें आप ज्यादा पसंद करते हैं कि इनको भी छापा जाए, या उस वक्त कौन सा ऐसा मूवमेंट था कि आपको लगा कि हमें वाइल्ड लाइफ और जो मिलिट्री स्पेस है उस पर लिखना चाहिए? नहीं, देखिए, यहाँ पे ना शायद आपको पता है कि भारतीय सैन्य अकादमी है, भारत की एकमात्र
ऐसी संस्था जो सारे हिंदुस्तान को अपने सैनिक ट्रेन करती है, जी और उसके साथ जुड़ी हुई है वन अनुसंधान फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, और उसकी वजह से यहाँ आर्मी ऑफिसर्स और फॉरेस्ट ऑफिसर्स यहाँ आते हैं ट्रेनिंग के लिए, और काफ़ी तादाद में यहाँ उनकी उपस्थिति रहती है। तो उनके शौक़ को पूरा करने के लिए हमारे पास दबाव था कि भाई हम लोग उनके सब्जेक्ट की किताबें अपनी दुकान में रखें, जी और फिर हमने रखनी शुरू करी, और हमने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स पाया। बिकॉज़ मेरा अनुभव अपना ये है कि आर्मी ऑफिसरों को किताबें पढ़ने का बेहद शौक़ होता है, और ख़ासकर अपने प्रोफेशन से रिलेटेड फॉरेस्ट वन क्षेत्र के अधिकारियों को भी और आर्मी ऑफिसर्स को भी बड़ा कोशिश होती है कि अपने सब्जेक्ट की से रिलेटेड, प्रोफेशन से रिलेटेड बुक्स को ज़्यादातर पढ़ें, ताकि वो उस काम को और अच्छी तरह उसे कर सकें। तो उसमें मतलब हमें काफ़ी सक्सेस मिली इस वजह से कि मतलब हम जो उनकी चॉइस ऑफ बुक्स जो थी हम अपनी दुकान में रखते थे, वो शौक से आते थे। और अब किस तरह की चॉइसेस आप देखते हैं कि लोगों को पसंद आ रही हैं, किस तरह की बुक्स? देखिए, प्रोफेशनल बुक्स के अलावा लोग अपना और भी अपनी फिक्शन में बड़ा इंटरेस्ट है आजकल, बिकॉज मीडिया उसमें बहुत कंट्रीब्यूट करता है। अखबार में कोई न्यूज़ आती है कि वो किताब सब पढ़ रहे हैं, तो कोशिश करते हैं कि यार हम भी देखें क्या वजह है कि सब पढ़ रहे हैं, हम क्यों नहीं पढ़ रहे। खासकर जो किताबों के शौकीन हैं वो तलाश में रहते हैं ऐसे बेस्ट सेलर्स की, कोई रिकमेंडेशन की। तो और दूसरा मैंने देखा है आजकल मैडम, ये जो है ना अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट, अपने आप को बेहतर ज़िंदगी को बनाने के लिए लोग पढ़ना चाहते हैं, उसको बेहतर करना चाहते हैं, हेल्थ रिलेटेड पढ़ना चाहते हैं, हर चीज़ को अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने की कोशिश में वो उस किस्म की किताबें भी ढूंढते हैं। और यूथ किस तरह से कनेक्ट हो रहा है? नहीं, यूथ जो है, देखिए मैं आपको बात बताऊं, ये जो हमारा समाज है 2 विभागों में बचा हुआ है। एक तो वो लोग हैं जो इनको किताबों का बेहद शौक है, किताबें पढ़ते हैं, पुस्तकों से प्यार करते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको शौक ही नहीं हुआ, जो कभी मतलब कोई ऐसा फील ही नहीं करा कि उनको ज़रूरत ही नहीं महसूस होती किताबें पढ़ने की। तो उनमें और जो पढ़ते हैं, ज़मीन आसमान का फ़र्क। कोई भी क्लास में, किसी भी ऑफिस में, किसी भी सोसाइटी, किसी भी वर्क प्लेस में जिन लोगों को किताबों पढ़ने का शौक है, वो एकदम आइडेंटिफाई हो जाते हैं। उनकी बोल, उनकी चाल, उनकी लीडरशिप उनकी साफ झलकती है, पर्सनालिटी में दिखता है। पर्सनालिटी में दिखता है कि ये इसको किताबों का शौक है, ये जो बात कर रहा है ये इसने किताबों से भी गेन की है, अपने लाइफ एक्सपीरियंस से भी गेन की। आपने क्या गेन किया? आपकी बुक्स फेवरेट जो आप लोगों को भी सजेस्ट करें कि उन्हें भी पढ़नी चाहिए, जिससे कि उनकी भी पर्सनालिटी में सुधार आए? मैं कहता हूँ आप अपनी चॉइस की बुक्स पढ़िए, लेकिन थोड़ा अपनी ज़िंदगी के आसपास दुनिया में दिलचस्पी दिखाइए। उससे ये होता है कि आप एक दिलचस्प इंसान बन जाते हैं, और इसमें किताबों का बहुत बड़ा योगदान है। आप आइए, बुक शॉप विजिट कीजिए, थोड़ा देखिए, पहले एक जिज्ञासा बना के आइए कि नहीं भाई आज एक अच्छी किताब लानी है और उसको पढ़ना है। तो उसमें फिर आप देखेंगे, जब आप पढ़ेंगे तो आपके स्वभाव में, आपके चलन में, आपके हर चीज़ में फ़र्क पाएंगे। जी सर, आप कई जगहों पर गए हैं, कई बड़ी पर्सनालिटीज से भी मिले हैं, उनको आपने बुक्स भी दी हैं, वो भी आपकी बुक शॉप पर आते रहे हैं। आपकी लाइफ का कौन सा ऐसा पल था जो सबसे ज़्यादा आपको आज भी याद है? नहीं, देखिए, सबसे ज़्यादा तो ये था कि अचानक एक दिन डीएम साहब का फ़ोन आया शाम को कि आपकी थोड़ी देर में मिसेस गांधी, प्राइम मिनिस्टर जो है महोदय, वो आपकी दुकान पे आना चाहती हैं, हम उनको लेके आ रहे हैं। तो और उसके कुछ मिनट, थोड़े 15-20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद, जब इंदिरा गांधी जी खुद दुकान पे पहुंच गई, तो हम तो मतलब चौंक गए कि एक पीएम आपकी शॉप पर आए हैं। पता तो था मुझे कि वो शौकीन हैं किताबों की, और जब वो हमारी दुकान पे आई तो उन्होंने वाइल्ड लाइफ और इकोलॉजी से रिलेटेड किताबें देखी, तो वो हैरान हो गई कि एक जगह इतनी किताबें देखने को मिल रही हैं। तो वो बड़ी मतलब प्रभावित हुई। हाँ, उससे बहुत इम्प्रेस हो गई, बहुत प्रभावित हो गई। कब की बात है ये मैडम कोई 68 या 68, थोड़ा ईयर नहीं याद, लेकिन शायद 68 या 67 की बात। चलिए, बढ़िया। और आज की तुलना में अगर हम देखें तो जो लेखक हैं वो ज्यादा प्रोफेशनल हैं या पहले के समय पे आपको ज्यादा लगते थे? नहीं, देखिए, प्रोफेशनल ऑथर को कहना मतलब इन द सेंस कि फ्रॉम मॉनेटरी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, वैसे मतलब ठीक है,
लेकिन मैंने देखा ज़्यादातर ऑथर्स जो है ना वो पैसों के लिए नहीं लिखते, वो जी एक अपनी सेटिस्फेक्शन और सराहना, रीडर से सराहना जी एप्रिसिएशन प्राप्त एप्रिसिएशन करने के जी लिए वो जो है उनकी कोशिश होती है। उनकी यही वो सोचते हैं हमारी कमाई है कि हमने कुछ लिखा और लोगों ने उसका आनंद उठाया। और फुल टाइम जो लेखक हैं, हुँ। अगर हम उनकी बात करें कि फुल टाइम आजकल कोई राइटर नहीं बनना चाहता, क्योंकि सबको लगता है कि शायद इस क्षेत्र में पैसा भी ज़्यादा नहीं है। बिल्कुल सही। प्रशंसा भले ही मिलेगी, हाँ। लेकिन पैसा भी ज़रूरी है। हुँ। तो फुल टाइम लेखक को होने चाहिए, या जैसे हम लिखते आ रहे हैं, चलता आ रहा है, वैसे ही चलना चाहिए? नहीं देखिए, फुल टाइम ज़रूर लिखना चाहिए, जो अगर आपका शौक है तो पूरा होना चाहिए। जी, लेकिन पूरा टाइम अगर आपका मतलब ऐसा है मतलब सिस्टम आपका मतलब एटीट्यूड ऐसा है कि आप उसमें कमाई नहीं देख रहे, तो मेरे ख्याल में लिखना चाहिए। मतलब उसके एक खाली मनी कंसिडरेशन के लिए अपना हाथ लिखने जी। वाले को नहीं रोकना चाहिए मेरे ख्याल में। आपने अंग्रेजी में भी किताबें देखी हैं, वहाँ छपती भी हैं आपके यहाँ पे, हिंदी में भी छपती हैं, रस्किन बॉन्ड आपके यहाँ आते रहे हैं, बहुत सारी जो टॉक्स हैं आपके यहाँ होती रही हैं। तो अगर हम हिंदी की बात करें, तो हिंदी का जो बुक रीडर है वो बढ़ा है, या फिर अभी भी लोग ज़्यादातर अंग्रेजी साहित्य को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं? नहीं देखिए, हिंदी बुक्स का रीडर हमेशा मेजॉरिटी में रहेगा, जी, खासकर यहाँ पे, बिकॉज़ हिंदी में अपने आप को कंफर्टेबल पाने वाले लोग वो नंबर ज़्यादा है। जी, तो अगर आप उसकी तुलना में देखें तो रीडरशिप वहाँ हिंदी बुक्स की ज़्यादा है। ज़्यादा है। मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ। जी, हमने एक जिम कॉर्बेट की इंग्लिश में लिखी हुई किताबें हैं जी, वाइल्ड लाइफ के वाइल्ड ऊपर, लाइफ पे। कंजर्वेशन के ऊपर, और वो इंग्लिश में बेइंतहा बिकती हैं। तो हमने जो था उनको हिंदी में अनुवाद करा के जब छापा, तो हमें एक तो अच्छी बिक्री हुई उन किताबों की, और सबसे अच्छा ये था कि हिंदी पाठकों ने उसको बहुत सराहा, उसकी बड़ी तारीफ़ की, और मुझे कई लोगों ने मतलब धन्यवाद और शुक्रिया और मतलब हमने जैसे कोई उनके लिए बड़ा अच्छा काम कर दिया, जी, उसके लिए उन्होंने मतलब जो है मतलब हमें ये जो था मतलब इनकरेज। मिला हाँ, आपको रिस्पॉन्स। और एआई की आपने भी बात की थी, हाँ। तो एआई को अगर हम देखें तो किस तरह से एआई क्या पब्लिशिंग को इफेक्ट कर रहा है नहीं, मेरा आज के समय ख्याल में? में एआई जो है ना हर फील्ड को अफेक्ट कर रहा है, जी, खाली पब्लिशिंग को नहीं, बट पब्लिशिंग को अफेक्ट भी कर रहा है। लेकिन अब हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि एआई का हम बेनिफिट उठाएं, उसे अपना दुश्मन ना समझें, एक दोस्त समझ के जी, उसमें जो हम अपने कार्य में, अपनी लेखन में, अपनी प्रेजेंटेशन में हम उसकी मदद से इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, जी। वो हमें हर हाल में करनी चाहिए। कई बड़े जो लेखक हैं, या कहें कि अब लिख रहे हैं किताबें, लेखक नहीं थे पहले, लेकिन वो आपके यहाँ विमोचन भी कई बार कराने आते हैं अपनी बुक्स का, चाहते हैं कि हमारी किताबें जो है बहुत अच्छे पब्लिशर के यहाँ पर विमोचन हो। तो अनुपम खेर जी की भी एक किताब अभी आपके यहाँ हाँ, योर पर बेस्ट डे विमोचन इज में टुडे। थी। हाँ, जी, हाँ। जी। तो कैसे और कौन-कौन से लेखकों ने आपके यहाँ पे विमोचन कराया है? नहीं, ये देखिए, हम इस मामले में बहुत खुशकिस्मत समझते हैं अपने आप को कि बहुत सारे नामी-गिरामी ऑथर्स और ने और अपनी किताबों का विमोचन कराना हमारे यहाँ मतलब अच्छा समझा। मैं अनुपम खेर जी चाहते थे, जब उन्होंने अपनी एक किताब लिखी, योर बेस्ट डे इज़ टुडे, जी, तो आपको ये बताऊं कि ये उन्होंने अपनी किताब, ये ऑटोबायोग्राफिकल है, अपनी आत्मकथा है। तो उनसे एक बार पूछा गया कि आपने इस किताब का नाम योर बेस्ट डेज टुडे कैसे रख दिया? जी, तो वो कहने लगे, जब मैं अपने स्कूल के लिए शिमला में पढ़ता था, जब मैं स्कूल के लिए निकलता था, तो मेरी मदर मुझे अपनी डायलैक्ट में बोलती थी कि योर बेस्ट डे इज़ टुडे। तो वो मैंने ओके। देखा कि वो, तो इसलिए मैंने अपनी किताब का नाम योर बेस्ट डे इज़। जब उन्होंने ये किताब लिखी, तो उनकी बड़ी इच्छा थी कि मैं अपनी किताब का विमोचन ये जो बड़ी-बड़ी सिटीज़ हैं, दिल्ली, बॉम्बे, मेट्रोपॉलिटन, बैंगलोर, इनको छोड़ के मैं एक ऐसी जगह पे इसका विमोचन करूँ जहाँ की मेरे को और एडिशनल रीडरशिप मिले। जी, और एजुकेशन का हब है है, देहरादून। हाँ, नहीं, फिर उन्होंने एक अपना सर्वे किया होगा, जी, उन्होंने कुछ फीडबैक मँगाए होंगे, उसके बेसिस पे उन्होंने तय करा कि मैं अपनी किताब देहरादून में रिलीज़ कराऊँगा। फिर उन्होंने कहा कहाँ कराऊँ? तो उन्होंने हमारी दुकान को चुना,
जब उन्होंने हमारी दुकान को चुन लिया तो उन्होंने कहा किससे कराऊं, तो लेकिन वो पता नहीं कैसे मेरे से प्रभावित हो गए, कहने लगे मैं आप ही से कराऊंगा, इससे कि मैं और ढूंढने जाऊं किसी को, मेरे लिए आपसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। तो इसलिए वो हमारी दुकान में किताब का विमोचन हुआ। ये भी एक बहुत सुखद एहसास है कि नहीं, इतने बहुत सालों मतलब तक मेरे जब हम लिए एक प्रोफेशन से जुड़ते हैं और कोई हमें इस लायक समझे कि हम उनकी किताब का विमोचन करें, तो ये भी एक बहुत और अच्छी। आपको एक इससे जुड़ी हुई एक और रोचक कहानी जी आपको बताता हूँ। उसके बाद वो बॉम्बे चले गए यहाँ से विमोचन करा के, फिर उन्होंने अमिताभ बच्चन जी से टाइम मांगा अच्छा कि मैं आपकी किताब भेंट करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कौन बनेगा करोड़पति के सेट पे आ जाइए। जी तो वो किताब का लेके गए, तो उन्होंने वहाँ पहुँचते ही अमिताभ बच्चन जी को कहा कि मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ आपको, भेंट कर रहा हूँ, विमोचन तो मेरा ऑलरेडी हो देहरादून में चुका हो है। चुका है। चलिए ये भी बहुत अच्छी बात है। और कौन-कौन से जो बड़े राइटर्स हैं जो यहाँ पहुँचे हों नहीं आपकी शॉप देखिए, में, वैसे आपके लिए तो बहुत बेस्ट पल रहे हों उनके साथ? खुशवंत सिंह जी ने हमारे यहाँ आना बहुत अच्छा समझा। खुशवंत सिंह जी? हाँ, उनकी एक किताब थी नेचर वॉच, जी, वो हमारे बिल्कुल। यहाँ वो आए थे और उन्होंने उसका विमोचन किया। और उन्होंने भी कहा भाई देहरादून में स्कूल्स बहुत ज़्यादा हैं और अगर आपकी दुकान पे होगी तो बच्चे मेरी किताबें पढ़ेंगे। वो एक पर्यावरण और जी। मतलब हाउ उसको कैसे फ्लावर्स को कैसे देखो, कैसे आइडेंटिफ़ाई करो, या अपनी जो मौसमी हिसाब से किताब बड़ी अच्छी लिखी थी और इसलिए वो यहाँ आ गए। ऐसे ही मतलब रामचंद्र गुहा गुहा जो जी। बड़े हिस्टोरियन हैं, जी। इकोलॉजिकल हिस्टोरियन, वो यहाँ के डून स्कूल के पढ़े हुए हैं, तो उन्होंने भी अपनी किताब का विमोचन यहाँ किया। तो उनको ये शौक था कि देहरादून जो है पर्यावरण का हब है, यहाँ जी। मतलब बहुत ज़रूरी होना है कि चाहिए हाँ, यहाँ होना पर। चाहिए। उसको देखते हुए बेचारे बेंगलोर से आए थे। हाँ। तो सर इतने सालों से जब आप इस क्षेत्र में हैं, तो अभी आप आने वाले जो साल हैं, उसमें जो ये पब्लिशिंग का क्षेत्र है, इसको कहाँ देखते हैं? नहीं, पब्लिशिंग का तो इस टाइम आप समझिए कि अनलिमिटेड वो है, मतलब इसका कोई अंत नहीं है। इट्स लाइक सी, इसका जो इफ़ेक्ट है, एक तो रीडरशिप बढ़ रही है। जी। एक मतलब मैं समझता हूँ कि पब्लिशिंग जो है अब खाली बुक्स तक नहीं है। जी। अब आप देख रहे होंगे लोग कह रहे हैं किंडल में पढ़ रहे हैं, लोग कह रहे हैं हम नेट पे पढ़ रहे हैं, जी। किताब आने से पहले पीडीएफ में। तो पब्लिशिंग का जो है मैं बट मेरी इच्छा ये है कि लोग ये सब कुछ करेंगे लेकिन इवेंचुअली इससे अपनी सेहत का नुकसान होगा। जो इस तरह की जी। जो सुविधा, जो सुख, जो आनंद एक प्रिंटेड पेज पढ़ के आता है ना, वो कहीं भी नहीं आता। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि अब ये टेम्परेरी अगर थोड़ा सा बाहर लोग जाएंगे भी, वो सुनो एक्चुअली आना शुरू हो गए हैं, मतलब ऐसा नहीं है जी। कि कईयों की आंखें कमज़ोर हो गई तो वापस आ गए, कई डर से वापस आ गए, और कईयों ने रियलाइज़ किया गया जो मज़ा अरे आनंद किताब में है वो कहीं नहीं। तो वो आ रहे हैं लोग, ऐसा धीरे धीरे आ रहे हैं। और फिर किताबों की दुकान में आने के बाद ना थोड़ा आइडिया भी हो जाता है क्या है, क्या मतलब है? यहाँ अब जी। ऑनलाइन तो मैडम आप पहले तय कर लीजिए क्या चाहिए, क्या फिर चाहिए? आ गई जस तो फिर वो 10 दिन 2-4 दिन वो फिर आलसी वापस कैसे करें, ये कैसे करें, और नहीं पसंद ऑडियो आई। बुक्स आजकल बहुत चलन में वो भी है, हाँ, यूथ जो है आज का, क्योंकि टाइम नहीं है बैठ के पढ़ने का, तो अपना लगाया ये फ़ोन और सुन रहे हैं किताबों की। तो क्या ये कहीं न कहीं यूथ की जो एक सोचने की क्षमता है, उसको बढ़ा रहा है कि आपको लगता है कि कम कर रहा है? नहीं देखिए किताब है, आप किंडल में पढ़ें, ऑडियो में पढ़ें, किताब तो किताब भाव है। नहीं बदलते। हाँ, भाव नहीं बदलते लेकिन मैं समझता हूँ कि उससे जो बुक शॉप्स का रोल, मतलब जो फ़ायदा है बुक शॉप जी। में आने में, उससे वो लोग वंचित मतलब हो रहे हैं। मतलब इसलिए मेरे को लगता है कि ये सब ऑडियो और किंडल और ऑनलाइन ये सब धीरे-धीरे एक दिन वापस आएँगे, और उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरी लाइफ़ टाइम में ही आएँ। आएँगे, बिल्कुल आएँगे। और किस तरह से हम आजकल के बच्चों को भी, क्योंकि कोई चीज़ अगर हम शुरू से शुरू करते हैं, तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। वैसे तो पढ़ना हम कभी से भी शुरू करें, किसी को भी, लेकिन छोटे से अगर हम बच्चों को भी पढ़ाना शुरू करें कुछ इस तरह का, तो कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? नहीं देखिए, अगर हम और आप पढ़ रहे हैं किताबें, जी। तो 99% चांस है कि हमारे बच्चे भी किताबों का में रुझान रखेंगे। वो देखेंगे कि हमारे माता-पिता जी पढ़ रहे हैं, तो हमें ही पढ़ना चाहिए, वो भी थोड़ा-सा प्रेशर हो जाता है। तो सबसे पहले अगर कोई बच्चे को आप अगर चाहते हैं, तो आप खुद थोड़ा बहुत किताब उठाना सीखिए, ताकि आपको देख के बच्चा भी आपकी देखे।
और ये बड़ा ज़रूरी है, मतलब मैं समझता हूँ ये बड़ी ज़िम्मेदारी है पेरेंट्स के ऊपर या टीचर्स के ऊपर कि वो किताब पढ़ें, खाली दिखे नहीं किताब के साथ, किताब पढ़ें और किताब में जो अगर कुछ अच्छा है तो उसको बच्चों के साथ शेयर करें शेयर ताकि वो इनकरेज हों और जी। आइडेंटिफाई करें कि जो बच्चा इतने करने के बाद नहीं पढ़ रहा, हम क्या करें जिससे कि वो पढ़ना शुरू करे। आपने कभी खुद लिखने का नहीं सोचा? नहीं, मैं थोड़ा बहुत बुक रिव्यूज़ और आर्टिकल्स वगैरह इधर-उधर कंट्रीब्यूट करता रहता हूँ। किताबें? किताब अभी नहीं लिखी, लेकिन हाँ, मैंने कुछ किताबों में अपनी कंट्रीब्यूशन लैंड करी है। जी। एक कुछ समय पहले रस्किन बॉन्ड की एक किताब आई थी, वंस अपॉन ए टाइम इन डूम। जी। तो उसके लिए उन्होंने मेरे को कहा कि मैं कुछ लोगों से निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोग अपने टाइम का, अपने देहरादून के अनुभव, अपनी जी। जो है, जो आप समझते हैं देहरादून कैसा था और कैसा हो गया। तो तो कैसा उस हो गया देहरादून? देहरादून का तो आपसे ज़्यादा कौन बताएगा। नहीं, फिर भी आपने तो इतने सालों से देखा है सर देहरादून को, जब तांगा चलता था तब अब से पता देखते नहीं, आ रहे हैं और अब यहाँ अब पर तो पिछले हफ्ते 10 दिन में तो जिसको भी मिल रहा हूँ वो कह रहा है नज़र लग गई देहरादून को, नज़र लग गई देहरादून को। लेकिन मैं फिर भी समझता हूँ कि देहरादून का जो गिराव है उसकी स्पीड फॉर्चुनेटली इतनी तेज़ नहीं है जी। और यहाँ के लोग इतना क्या कहते हैं ना, पीस लविंग हैं और जी। कितना कल्चर्ड लोग हैं बाई बेसिकली, लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो यहाँ की मतलब अपनी पॉपुलेशन है, वो अभी भी जो है होल्ड ऑन किए हुए है उसको, मतलब उसको उस डीके के प्रोसेस को और लेट कर रही है। जी। इसलिए मैं लेकिन अभी समझता भी कुछ बचा है। हाँ, बिल्कुल बहुत है, कुछ बचा है। बिल्कुल बहुत कुछ बचा है। ये बात के लिए हम चलिए। जितना उसका शुक्रिया करें उतना कम है। आपको किताबों के क्षेत्र से जुड़े रहने के लिए भी और एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी आपको मिला, तो वो अनुभव कैसा था? नहीं, बड़ा अच्छा था, बड़ा अच्छा लगता है कि पीपल आर एप्रिशिएटिंग व्हाट यू आर डूइंग। तो कहते हैं जो आप कर रहे हैं उसको लोग सराह रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत इनकरेजमेंट, मतलब बड़ा इनकरेजिंग एक्सपीरियंस है। और लकीली मुझे अपनी फेडरेशन ने भी इससे मुझे सम्मानित किया। फिर एक दिल्ली में फॉरेस्ट कंजर्वेशन से जुड़ी हुई संस्था है, जी। उन्होंने भी कहा कि भाई ये बड़ा अच्छा आपने किताबें जो वाइल्ड लाइफ और इकोलॉजी पे, फॉरेस्ट्री पे छापी हैं, उसमें बहुत बड़ा योगदान है। उसकी भी उन्होंने इन एप्रिसिएशन मुझे रिकग्निशन कोई दी। एक चीज जो अभी भी आप करना चाहते हो? नहीं, जैसे आप कह रहे हैं ना कि किताब लिखना चाहता हूँ और मेरी कोशिश ये है कि देहरादून पे किताब लिखूँ और बिल्कुल सर। उसका नाम भी मैंने सोच रखा है। अच्छा, रिवील लेकिन नहीं कीजिएगा। रिवील नहीं, नहीं नहीं, मैं कहता कीजिएगा। हूँ अगर कोई पहले लिख देगा तो मैं अपनी किताब का नाम बदल दूँगा। जी। मैंने अपनी किताब का नाम राजपुर रोड रखना तय किया है और थोड़ी बहुत मैं कोशिश कर रहा हूँ, शुरुआत है मेरी। देखते हैं अगर हो जाएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक जल्द यू, आपकी किताब हमारे हाथों में होगी तो हमें भी अच्छा लगेगा। थैंक तो यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ उपेंद्र अरोड़ा जी। ऐसे ही और शख्सियतों के साथ आपसे जल्द मुलाकात होगी। तब तक आप देखते रहिए अमर उजाला डिजिटल। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।